नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत वर्ष 2020 में मार्च माह के दौरान कोविड वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए समूचे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक सभी स्कूल व कॉलेज ऑफलाइन पद्धति से शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा जानकारी दी गई है कि इस बार नया शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। लेकिन इसी समय दीपावली का पर्व रहने के चलते महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष पढ़ाई लिखाई यानी ऑफलाइन शिक्षा का काम दीपावली पर्व के बाद शुरू किया जाएगा। हालांकि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को उपस्थित रहने की कोई अनिवार्यता या सख्ती नहीं की जाएगी, बल्कि इस बारे में खुद विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को ही निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि महाविद्यालयों को शुरू करने हेतु सरकार द्वारा SOP तैयार की जाएगी, जिसके बारे में अकृषक विद्यापीठों के कुलगुरुओं के साथ बैठक व विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है और सभी जिलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्णय लिया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री की सहमति से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आगामी 7 अक्टूबर से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों और प्रार्थना स्थलों को पूरी तरह से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। ऐसे में 22 मार्च 2020 यानी करीब 1.5 वर्ष से बंद पड़े धार्मिक स्थलों और प्रार्थना स्थलों में एक बार फिर धर्मशील भाविकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस बात के मद्देनजर धार्मिक स्थलों और प्रार्थना स्थलों को अनलॉक की अनुमति देने के साथ ही सरकार द्वारा इन सभी स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मुंबई स्थित सिटी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने अब ईडी के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें ईडी की ओर से दर्ज किए गए अपराध को रद्द करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दिए जाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर ईडी द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद तबियत बिगड़ जाने के चलते विगत 4 दिनों से गोरेगांव के लाइफलाइन केयर अस्पताल में भर्ती कराए गए पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने के चलते अब एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जाते समय भी ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और वे बार बार पूर्व सांसद अडसुल के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से जानकारी भी ले रहे थे। इस समय जहां एक और बैंक का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारा पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सहकार विभाग एवं प्रशासन द्वारा चुनाव करवाने की तैयारियों पर काम किया जा रहा है। इसके तहत जिले की सभी 14 तहसीलों में मतदान केंद्र निश्चित कर लिए गए हैं। साथ ही मतदान के तुरंत बाद होने वाली मतगणना के लिए भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आगामी 4 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चलने वाली मतदान प्रक्रिया के बाद दूसरे दिन 5 अक्टूबर को अमरावती के गाड़गेनगर परिसर स्थित संत गाड़गे बाबा मंदिर सभागृह में मतगणना की जाएगी, जहां पर मतगणना के लिए कुल 8 टेबल लगाए जाएंगे और हर टेबल पर 3-3 यानी कुल 24 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस बैंक में 4 संचालकों का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है, वहीं 17 संचालकों का चयन 1687 मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। ऐसे में सभी की निगाहें जिला बैंक के चुनाव की ओर लगी हुई हैं। अमरावती महानगर पालिका की आय बढ़ाने हेतु तथा मनपा क्षेत्र में स्थित इमारतों, शालाओं, दुकानों व हॉस्टल पर लगाए जाने वाले संपत्ति कर के संदर्भ में विचार विमर्श करने हेतु कल 1 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे स्थायी समिति सभापति सचिन रासने के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 5 जोन के सहायक आयुक्त व कर मूल्यांकन अधिकारी सहित इस विषय से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को विगत वर्ष के बकाया संपत्ति कर की जानकारी व दस्तावेजों के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश स्थायी समिति सभापति सचिन रासने द्वारा दिया गया है। पर्व एवं त्योहारों के समय रेलगाड़ियों में आरक्षण की स्थिति हमेशा ही हाउसफुल रहती है, यह अब तक का अनुभव रहा है और यही स्थिति इस समय भी कायम है। यद्यपि इस समय दीपावली के पर्व में करीब 1.25 माह का समय शेष है, किंतु दीपावली पर्व के आसपास वाले दिनों के लिए मुंबई व पुणे की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों का आरक्षण अभी से हाउसफुल हो चुका है, जिसमें सर्वाधिक वेटिंग लिस्ट अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस में देखी जा रही है। इसके अलावा अन्य सभी रेलगाड़ियों में भी वेटिंग लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। 12 अक्टूबर 2015 को मोर्शी तहसील अंतर्गत आष्टगांव स्थित महावितरण के 33 kV विद्युत उपकेंद्र में तोड़फोड़ करने के साथ ही वहां तैनात महावितरण कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई करने के बाद स्थानीय अदालत द्वारा मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार को बरी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में नामजद किए गए अन्य 6 लोगों को दोषी पाते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के DRUCC के सदस्य प्रवीण सावले ने भुसावल मंडल रेल प्रबंधक को सौंपे निवेदन में कहा है कि अमरावती रेलवे स्टेशन पर कोविड संक्रमण काल के दौरान आरक्षण खिड़की क्रमांक 4 को बंद कर दिया गया था, किंतु अब लगभग अधिकांश रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है और त्योहारों का सीजन रहने के चलते टिकट बुकिंग करने हेतु यात्रियों की भीड़भाड़ बढ़ने लगी है। अतः अमरावती स्टेशन पर आरक्षण खिड़की क्रमांक 4 को शुरू किया जाए। इसके साथ ही प्रवीण सावले द्वारा यह भी कहा गया कि विगत 1.5 वर्ष से बंद पड़ी अमरावती सूरत सुपरफास्ट पैसेंजर को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र के यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि विगत दिनों शहर के न्यू अंबिकानगर परिसर में चलने वाली निजी ट्यूशन क्लासेस में एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा 10 वर्षीय छात्रा पर अत्याचार किया गया। इससे छात्राओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। अतः इसे बेहद गंभीरता से लिया जाए। साथ ही सभी ट्यूशन क्लासेस में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाए जाए, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावकों के मोबाइल को लिंक अप किया जाए ताकि ट्यूशन में क्या चल रहा है इसे अभिभावकों द्वारा घर बैठे देखा जा सके। इसके साथ ही इस निवेदन में यह भी कहा गया कि शहर में अब भी कई निजी ट्यूशन क्लासेस में फायर ऑडिट नहीं किया गया है और छात्राओं के लिए स्वतंत्र प्रसाधन गृह सहित सभी विद्यार्थियों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस ओर भी तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान अमरावती महानगर पालिका के स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काड़े पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी CBI जांच कराए जाने की मांग जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में की गई। शहर पुलिस आयुक्तालय व TB हॉस्पिटल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर विगत कई वर्षों से न्यू भीम शक्ति नगर नामक झोपड़पट्टी बसी हुई है। इस जमीन का कुछ हिस्सा नागरिक हक संरक्षण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए मंजूर किया गया है। इस जमीन को छोड़कर ही शेष खाली पड़ी जमीन पर जो झोपड़ियां बनी हुई है उन झोपड़पट्टी धारकों पर टैक्स लगाने हेतु किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस आशय का अभिप्राय मनपा कार्यालय को पेश किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा नागरिक हक संरक्षण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया है। चांदू रेलवे शहर के रेलवे स्थानक पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज देने के लिए शहरवासी अब काफी आक्रामक भूमिका अपना रहे हैं और आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जन आंदोलन करते हुए स्टेशन मास्टर को ताला भेंट कर स्टेशन बंद किया जाएगा। इस आशय की चेतावनी रेल रोको कृत्य समिति द्वारा दी गई है। साथ ही 10 फीट का प्रतीकात्मक ताला भी बनाया गया है। गोरक्षण प्रभाग स्थित नमूना व अंबापेट परिसर में विगत कुछ दिनों से पेयजल की समस्या निर्माण हो रही है। यहाँ पर कभी पाइपलाइन फूट जाती है, वहीं कई बार बिजली की आपूर्ति नहीं रहती। ऐसे में परिसर के नागरिकों को सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को निवेदन सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है। शहर के द्वारा बाजार से पठान चौक परिसर के बीच इन दिनों उड़ान पुल का काम किया जा रहा है, किंतु यहां पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा हेतु किसी भी तरह के कोई उपाय नहीं किए गए। यहां पर मजदूर काफी ऊंचे ऊंचे कॉलम बीम व पिलर पर काम करते हैं, किंतु उन्हें सिर पर पहनने के लिए कोई हेलमेट नहीं दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कोई सुरक्षा जाली भी नहीं लगाई गई है। ऐसे में यहाँ कभी भी कोई हादसा घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः संबंधित प्रशासन व विभाग द्वारा इस ओर ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। मलकापुर में सांस्कृतिक भवन का निर्माण किए जाने की मांग को लेकर लहूजी शक्ति सेना की ओर से मुख्याधिकारी को निवेदन सौंपा गया। साथ ही आमरण अनशन भी शुरू किया गया। मध्य रेल भुसावल मंडल के रेल प्रबंधक SS केडिया का गत रोज बडनेरा रेलवे स्टेशन पर आगमन हुआ था। इस समय स्वाभिमान कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ बंसोड़ व अन्य पदाधिकारियों ने पैसेंजर रेलगाड़ियों को पूर्ववत शुरू किए जाने की मांग को लेकर मंडल रेल प्रबंधक को निवेदन सौंपा। विगत 23 सितंबर को वलगांव पुलिस थाने में अरुण जौंजाल नामक व्यक्ति द्वारा फांसी लेकर आत्महत्या कर ली गई थी। इस घटना का निषेध करते हुए पब्लिक पार्लियामेंट संगठन की ओर से अरुण जौंजाल को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पुलिस कर्मियों पर अपराध दर्ज कर उनको हिरासत में लिए जाने की मांग की गई है। कृष्णानगर रामपुरी कैंप व सिद्धार्थनगर परिसर में चलाई जा रही शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर भीम ब्रिगेड के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधीश को निवेदन दिया गया। इस निवेदन में कहा गया कि शराब दुकान के पास ही हाई स्कूल व मंदिर है। ऐसे में यहाँ से स्कूल व मंदिर में आने जाने वाले छात्रों व महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत आने वाले मंगरूल चौहाला पुलिस थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर वर्ली मटका, जुआ व शराब जैसे अवैध व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस आशय की शिकायत करते हुए मंगरूल, वाढोना, पापल व गोलेगांव के नागरिकों द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया है। घरकुल की जगह का नियमानुकूल कराकर नहीं देने वाले ग्राम सचिव व विस्तार अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अचलपुर तहसील के अंबाड़ा खंडारी निवासी नर्मदा किशन थोरात व सूर्य प्रकाश किशन थोरात ने जिला परिषद के सामने बेमियादी अनशन करना आरंभ किया है। टाकली जहांगीर गांव में अवैध शराब की बिक्री व वर्ली मटका अड्डे की वजह से गांव के कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर चल रहे अवैध व्यवसायों को तुरंत बंद किए जाने की मांग को लेकर टाकली जहांगीर की महिलाओं ने जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा।
शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन में गत रोज पुलिस आयुक्तालय में विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल व सभी महिला पुलिस अधिकारियों के अलावा महिला सामाजिक सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में महिलाओं व बच्चों पर होने वाले अन्याय के अलावा पारिवारिक हिंसाचार पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए और इसके लिए घर घर तक महिला पुलिस मित्र की मदद कैसे पहुँचाई जाए, इस विषय को लेकर चर्चा की गई। 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। यह मेडिकल सर्टिफिकेट आरटीओ द्वारा नियुक्त किए गए यूजर आईडी पासवर्ड रहने वाले अधिकृत डॉक्टरों से ही लेना पड़ेगा। ऐसी जानकारी आरटीओ अधिकारियों द्वारा दी गई है। आज अमरावती जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। जिले में अब तक कुल 96,737 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,120 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 21 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। इनमें से 11 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 9 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 364 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.27% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% पर है। इसके अलावा गुरुवार को समूचे संभाग में 4 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 2 व बुल्ढाना के 1 मरीज का समावेश रहा। साथ ही संभाग में 5 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 3 व वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा विगत 24 घंटे के दौरान संभाग के अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। शहर के वरिष्ठ पत्रकार व ख्यातनाम हिंदी कवि जयराज अनिरुद्ध तिवारी का गुरुवार 30 सितंबर को हृदयाघात के चलते निधन हो गया। वे 64 वर्ष की आयु के थे। अपने अंतिम समय तक पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले जयराज तिवारी को गुरुवार की दोपहर हृदयाघात होने के चलते शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे अपने पश्चात पत्नी, एक पुत्र व एक विवाहित पुत्री सहित भरा पूरा शोकाकुल परिवार छोड़ गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे उनके जनार्दन पेट स्थित निवास स्थान से निकाली जाएगी और हिंदू मोक्षधाम में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। दरियापुर तहसील अंतर्गत दही हांडा अकोला मार्ग पर भामोद फाटे के पास बहने वाली शाहनूर नदी में एक कार गिर गई, जिसकी जानकारी मिलते ही येवदा पुलिस के थानेदार अमोल बच्छाव तुरंत अपने दल बल सहित मौके पर पहुंचे। इस समय तक रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी, किंतु अब तक यह पता नहीं चल पाया कि वाहन किसका है और इस वाहन में कितने लोग सवार थे। वहीं दरियापुर तहसील के बाबली बनोसा परिसर से बहने वाली चंद्रभागा नदी के पुल पर से गुरुवार की दोपहर 3 बजे के करीब एक युवक के पानी में बह जाने की खबर आई है, जिसकी तलाश रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है। वहीं दरियापुर तहसील के ही दारापुर क्षेत्र से बहने वाली पूर्णा नदी के पात्र में कांताबाई घोले नामक महिला के डूबने की खबर जिला रेस्क्यू टीम को मिली थी। रेस्क्यू टीम ने आज दोपहर पानी में बही बुजुर्ग महिला का शव बाहर निकाला और पुलिस के हवाले किया। आगामी दुर्गोत्सव को देखते हुए गुरुवार को गांधी चौक परिसर में पुलिस ने रूट मार्च निकाला, जिसमें 2 पीआई, 2 एपीआई, 4 पीएसआई व 50 पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं काफी बड़े पैमाने पर घटित हो रही हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर पुलिस व अपराध शाखा को एक्टिव कर दिया है और वे खुद सभी मामलों में अपडेट ले रही हैं। इसे लेकर शहर के सभी रिकॉर्डधारी अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। अकोट अमरावती बस में सफर कर रही एक यात्री महिला की पर्स से अज्ञात 4 महिलाओं ने 10,000 रुपए की नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। ये चारों महिलाएं चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद शेगांव नाके पर उतर गई और बस जैसे ही मध्यवर्ती बस स्थानक पर पहुंची तब यात्री महिला द्वारा अपना पर्स तलाशने पर उसमें रखे 10,000 रुपए दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद यात्री महिला ने गाड़गेनगर थाना पहुंचकर बस में सवार 4 अज्ञात महिलाओं पर चोरी का संदेह जताया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।